जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? गैर मरई कशिश ने तमाम महाजिर धड़ों को अपनी जानिब खींच लिया। कराची के लिए MQM की तकसीम ताकत इकट्ठी हो रही है। महाजिर धड़ों का एक मेज पर आना मुस्बत पेशरफ्त है। -1 फार्मूले पर अमल का इख्तितामी मरहला आ गया। कानून की हिफाजत का हलफ उठाने वालों ने अदलिया पर धावा बोल दिया। मुल्तान बार के सदर को बचाने के लिए वकला से बाहर हो गए। आईन और कानून की बालादस्ती मुमकिन बनानी है तो वकीलों को भी काबू करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से हैं और अवामी नुमाइंदे सियासत में लगे हैं। पंजाब के डॉक्टर्स की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी सूबाई हुकूमत को खटक रही है। जाने बचाने से ज्यादा क्रेडिट लेना अहम हो गया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप 8 माह बाद आखिरकार अफगान पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। फौज निकालने और बढ़ाने समेत किराए के कातिलों को तैनात करने के ऑप्शन पर गौर है। फैसला जो भी हो, असरात पाकिस्तान से अमेरिका तक नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। कराची की तकसीम ताकत इकट्ठी हो रही है और शायद -1 फार्मूले पर अमल दरामद का इख्तितामी मरहला है। ठीक 1 साल पहले 22 अगस्त को ही बानी MQM ने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की थी। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए थे। 1 साल के बाद MQM पाकिस्तान ने मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए उसी रोज का इंतखाब किया है। वो कल APC की मेजबानी करने जा रहे हैं, जिसका मकसद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दिलवाना, करप्शन का खात्मा, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। बानी MQM की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद से MQM बहुत मोहतात थी। इस पूरे अरसे में उन्होंने लंदन से ताल्लुक किया, फारूक सत्तार पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों में लगे रहे। वक्तन फवक्तन बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात को लेकर सियासत भी की जाती रही, लेकिन इस सब के बावजूद मुत्तहदा पाकिस्तान सियासत में माजी की तरह मुतहरिक नहीं हो पा और अब आखिरकार 1 साल के बाद MQM पाकिस्तान को फिर से सियासत में मुतहरिक होने का मौका मिला है। एक बार फिर सियासत में MQM की अहमियत नजर आ रही है। उन्होंने इसी माह वजीर आजम शाहिद की हिमायत की, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने कराची पैकेज का भी ऐलान किया और अब वो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं। आज सारा दिन उनके मुख्तलिफ वफूद तमाम जमातों के लीडर्स से मिलते रहे। खुसूसन उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखालिफ पाक सरजमीन पार्टी और MQM हकीकी के दफातर का दौरा किया। और यहाँ खुशगवार हैरत की बात यह है कि इन दोनों ही जमातों ने APC में शिरकत की दावत को भी कबूल किया। इसके अलावा PTI APC शिरकत पर आमादगी का इजहार कर चुकी है, जबकि जमात इस्लामी की भी हाँ का ही इम्कान नजर आता है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अब तक इस मामले पर कोई ऐलान नहीं किया। वो पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद रात तक APC में शिरकत करने या फिर ना करने का ऐलान करेंगे, क्योंकि इस का मकसद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिलाना है, सिंध से करप्शन का खात्मा और कराची का अमन अमान है। और ये तीनों ही ऐसे इशूज़ हैं जिन पर MQM पाकिस्तान मुसलसल सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती रही है। लेकिन इस सबसे बढ़कर इस सबसे बड़ी कामयाबी MQM के तमाम धड़ों को एक मेज़ पर लाना है। कुल मुत्तहदा पाकिस्तान कल ही मुत्तहदा पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और महाजिर कौमी मूवमेंट एक मेज़ पर बैठने जा रहे हैं। कराची के मसाइल पर ये जमातें इकट्ठी हो रही हैं, जो कि खुशाइन बात तो है। इसका इजहार आज जो तमाम धड़े थे उनके लीडर्स भी कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे, ज़रा देखिए। जिसके एजेंडे में पाकिस्तान का इस्तेहकाम, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम एक मजबूत जमहूरियत में मतलब हम में से कोई भी पाकिस्तान में करप्शन ददा जमहूरियत को कभी कबूल नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ सिंध के इशू से भी बात होनी है। अपनी अपनी जमातों मजबूरियां, कमजोरियां, मसलियतों से आगे निकलें। अमन की जिम्मेदारी अब जमहूरियत खुद ले। हम सियासतदान मिलकर इस अमन को मुस्तहकम करें। कल कोई हम पर सियासतदानों पर जमहूरियत पे ये इल्जाम न लगा सके कि उसने डिलीवर नहीं किया। 22 अगस्त को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कल करने जा रही है, उस ज़मीन पार्टी को दावत देना था। उन्होंने इब्तिदा की है, हम इसको वेलकम करते हैं। मैंने इस दावतनामे को कबूल किया है कि आपस में जो लोग दस्तो गिरेबां हैं, शायद वो आपस में मिल बैठकर कोई
लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह ये परवान चढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कराची में मुस्तकिल अमन कायम होगा। कराची के अमन के लिए मुत्तहदा पाकिस्तान, PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा, इनको आपने सुना, ये सारी जमातें कराची वालों के नुमाइंदा होने की दावेदार हैं। तो क्या इनके एक मेज़ पर बैठने से जो हकीकी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी अहम है कि मुत्तहदा पाकिस्तान को इस APC का अचानक से ख्याल आया क्यों है, और इसके लिए 22 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया? क्या वाकई ये APC मुल्क की मसाइल के हल के लिए ही है, या इसका असल मकसद की जो बिखरी हुई ताकत थी उसको इकट्ठा करना था? इसी पर हम बात करेंगे। MQM के रहनुमा कामरान टिसोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ठीक 1 साल के बाद 22 अगस्त का दिन मुत्तहदा बानी ने पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की थी, आपने भी उसी दिन को चुना है। पाकिस्तानी साल वो तो उस पर तो आप बात करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ये APC बुलाने की वजह क्या है, मकसद क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि MQM पाकिस्तान, मुत्तहदा पाकिस्तान ने आज से कोई 15 दिन पहले फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क की दिन ब दिन बदलते हुए हालात को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक ऐसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें हम पाकिस्तान की सालमियत के अलावा जो करप्शन के इतना बड़ा इशू तौर पे सिंध में, कराची के अंदर बल्दियाती इदारों को इख्तियारात का ना मिलना, वसाइल उनको न देना, इन सब पर बातचीत करने के लिए मुत्तहदा पाकिस्तान ने अपना 15 दिन पहले ही अंदिया दिया था। और हमने 22 तारीख इसलिए रखी कि MQM जो मुत्तहदा पाकिस्तान जो 22 के बाद कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, इसलिए इस दिन का हमने सही है। अब आज आप लोगों ने बड़ी मुलाकातें की हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला है तमाम जमातों की जानिब से, और कितना मुश्किल था सबको आमादा करना कि वो बल्दी के इख्तियारात के लिए आपका साथ भी दें? और अब कल इस हवाले से किसी मुश्तरका तहरीक का ऐलान किया जाएगा आप लोगों की जानिब से? जी, हम इस मुश्तरका लाहे अमल कह लें या एक मुत्तहदा मिलकर आपस के अंदर एक ऐसी ताद कह लें जिसमें हम सब मुत्तफिक हो गए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका एलामिया जारी करें। रिस्पांस की जहाँ तक आपने बात की, तो कल हम गए थे तहरीक इंसाफ वालों के पास, असद उमर साहब, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी के पास, और उन्होंने भी हमसे आने का वादा किया और हमारे इस ख्यालात के ऊपर खुशी का भी इज़हार किया कि हमने कराची के हालात के ऊपर और के ऊपर जो 14 अगस्त के ऊपर झंडे जलाए गए और सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने खैर मकदम किया। और आज हम PSP वालों के पास भी गए, उन्होंने भी हमें वेलकम किया और उन्होंने आने के लिए हमें इंदिया दिया है। आफाक अहमद साहब के पास गए जो चेयरमैन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के, उन्होंने भी इसको वक्त की ज़रूरत समझा और उन्होंने कहा आपने पहल की है और हम ज़रूर आएंगे, और वो भी आएंगे। तो हमें हर तरफ से इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। इस्लामी वालों के पास शाम में और 7 बजे नून लीग के डेलीगेशन के पास भी पहुंचेंगे, नून लीग के मरकज़ पर। ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये MQM पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें सब ने उनका साथ दिया है, और कल इंशाल्लाह ये कामयाब कॉन्फ्रेंस कहलाएगी जिसमें तमाम पार्टी सरबराहान या उनके नुमाइंदगान अपने इजहार ख्याल से आवाम को आपने पहल तो कर ली साहब। MQM पाकिस्तान कराची के मसाइल के हल में कामयाब होती है या नहीं होती आगे की बात है। ये आप लोग मुत्तहदा के तमाम धड़ों को एक मेज पर लाने में जरूर कामयाब हुए हैं, बड़ी कामयाबी है ये। कराची के मसाइल के हल के लिए जाहिर है पहली सीढ़ी तो अबूर कर ली है। कौन कौन से मामलात हैं जिन पर आप मुत्तफिक हो सकते हैं, जीत होगी और आपको लगता है पॉजिटिव रिजल्ट होगा? सही कही कि हम मुत्तहदा पाकिस्तान अब तशद्दुद की सियासत, वायलेंस हो, और कराची के जो लोग हैं, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल साजगार हो आने वाली नस्लों को, नौजवान को और सिंध के अर्बन एरियाज़ के लोगों को, कि जहां वो तालीम के बाद अच्छे रोज़गार की तलाश में और उसके बाद तरक्की की तरफ गामजन हो, न कि वो इस किस्म की सियासत में पड़े रहें। और आप देखें कि जहां पर तशद्दुद की बात हो, जहां कराची के वो लड़का जो
تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے روزگار میں لگتا تو وہ آج جیلوں میں مسنگ پرسنز کے طور پہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کو متحدہ پاکستان نے عزم کیا ہے کہ ہم اس کو سیاست سے نکال دیں گے, اس تشدد کی سیاست کو, اور کرمنلوں سے نکال دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلی سیڑھی پہ کامیابی حاصل کی ہے کہ ہم نے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کا جو عزم کیا وہ ہم کل کر کے دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی ہم اس ضمن میں بہت سارے ایسے اقدام اٹھائیں گے جس میں کراچی کے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ متحدہ پاکستان کا یہ قدم کراچی اور رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا قدم. اس کے لیے تو پچھلے 1 سال سے کوششیں کی جا رہی تھی, پارٹی کو منظم تو کیا جا رہا تھا, لیکن اچانک سے ظاہر ہے آپ لوگ ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہوئے ہیں. یہ تبدیلی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حمایت کے بعد آئی ہے یا پھر ساری جو تیزی ہے متحدہ متحرک جو دکھائی دے رہی ہے تعاون حاصل ہے یا کہیں اور سے تعاون حاصل ہے؟ دیکھیں وفاق کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو یہ بات سب کے علم میں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب متحدہ پاکستان کے ووٹ نہ بھی ملتے تو کامیاب ہو جاتے, لیکن ہم نے پھر سیاست ہم نے یہ والا عمل جسے کہتے ہیں کہ استعمال کہ ہم نے کہا کہ اگر ان کو ووٹ دے کر کراچی کے لوگوں کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے, کراچی کی عوام کے لیے کچھ بھلائی لے سکتے ہیں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہم نے ان کو ووٹ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ متحدہ پاکستان نے کراچی کی عوام کی خاطر یہ فیصلہ لیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے کراچی پیکج کا بھی اعلان کیا, ہماری ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم صاحب سے جی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اگر مثبت کردار ادا کرنے میں کہیں مشکلات بھی آئیں اور کچھ لوگ اس کو نہ, لیکن اگر فیصلہ عوام کے لیے ہو تو بعض دفعہ غیر مقبول فیصلے عوام کی بھلائی کے لیے تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ کامران ٹسوری صاحب تھے, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما. ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ایک جگہ کیا جا رہا ہے, کل ایک میز پر بیٹھنے جانے ہیں. یہ تمام تر دھڑے کراچی کے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. اب ایک اور جانب آپ کی توجہ دلاتے ہیں. عدلیہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین دن ہے آج, کیونکہ آج ایک بار پھر عدالت پر حملہ ہوا. ایک حملہ سپریم کورٹ پر 1998 میں سیاسی قوتوں نے کیا تھا, لیکن آج حملہ لاہور ہائی کورٹ پر ہوا ہے. یہ حملہ زیادہ بدترین اس لیے ہے کیونکہ یہ انتہائی اقدام قانون کے اپنے محافظوں نے اٹھایا ہے. لاہور ہائی کورٹ پر وہ وکلا ہمراہ کے محافظ سمجھے جاتے ہیں, عدالتوں کا دفاع جن کی ذمہ داری ہے, جس کا وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں. قانون کی پاسداری کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہنا جن کا کام ہے, وہ وکلا جو قانون کے سپاہی ہیں, لیکن آج انہی سپاہیوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, قانون کے دفاع کے بجائے عدالت پر ہی حملہ کیا. اور یہ سب صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ عدالت نے توہین پر ملتان بار کے صدر کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے. یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شخص کو تحفظ دینے کے لیے ہوا, ایڈوکیٹ شیر زمان قریشی کو بچانے کے لیے کیا گیا, جنہوں نے 24 جولائی کو بھری عدالت میں جج سے بدتمیزی کی, نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور پھر وکلا کو لے کر ہڑتال تھے. 28 دن سے یہ وکلا احتجاج پر تھے اور آج ایڈوکیٹ شیر زمان قریشی کی گرفتاری کے احکامات کے بعد یہ احتجاج شدت اختیار کر گیا. وکلا ملتان رجسٹری میں داخل ہوئے اور عدالتی احاطے کا دروازہ توڑا گیا. پولیس سے ان وکلا کا تصادم بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہیں روکنے میں ناکام رہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وکلا نے دھرنا دیا ہوا تھا اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کی واپسی تک وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے. عجیب سی صورتحال ہے یہ, جو کہ توہین عدالت کے قانون کے استعمال پر پیدا ہو رہی ہے. یہ وہی قانون ہے جو جب سیاسی جماعتوں پر لاگو ہوتا ہے تو یہ وکلا عدالتوں کی سب سے بڑی طاقت بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اسی قانون کے تحت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی جھیلنا پڑی اور اب نواز شریف کی عدالتی فیصلے پر تنقید کے بعد سے مسلسل اسی قانون پر زور دیا جا رہا ہے, اسی کے استعمال پر زور دیا جا رہا ہے. لیکن جب خود یہ قانون لاگو ہوتا ہے وکلا پر تو وکلا قانون کی پاسداری دور کی بات سیاسی قوتوں سے بھی زیادہ بے قابو دکھائی دیا. آج کا جو یہ رویہ ہے قانون کی نظر میں کیسا ہے اور دن بدن ایگریسو ہوتے ہوئے وکلا کو قانون کی پاسداری کیسے سکھائی جائے, اس پر ہم بات کریں گے. اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق بار ایسوسی ایشن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا.
وکلا قانون کے محافظ ہیں, ہمیشہ آزادی کے لیے ہم نے دیکھا کہ لڑے بھی ہیں. 2007 کی وکلا تحریک اس کا واضح ثبوت ہے, لیکن اس تحریک کے بعد سے ان کے رویے کی بہت شکایتیں آئی ہیں. کبھی مار پیٹ ہوتی ہے تو ان کے رویوں کو وکلا گردی کا بھی نام دیا گیا ہے. آج تو اس رویے کی انتہائی ہو گئی, عدالت پر, قانون پر حملہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں آخر یہ اتنے قابو سے باہر ہو رہے ہیں؟ پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ جو کچھ ہوا, چاہے جس کی غلطی ہے نہیں ہے, اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں ایک سیکنڈ, لیکن یہ جو کچھ ہوا چونکہ اس سے ہمارے اداروں کو اور ہماری جو انصاف کا ایک پورا ہمارا سسٹم ہے, لیگل سسٹم, نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں شرمندہ بھی ہوں اور میں افسردہ بھی ہوں. یہ دونوں ایموشنز میرے میں اس وقت چل رہی ہیں, کیونکہ میرے مطابق ایک وکیل کا, جس طرح آپ نے صحیح پوچھا, وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کو ریسرچ کرے اور اپنے سائل کے لیے عدالت میں اس کے انصاف اس کو دلانے کے لیے قانونی طور پر دلائل پیش کرے. اس کا کام کسی قسم کا تشدد نہیں ہے, اس کا کام عقل کے توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے, چاہے جو بھی وجہ ہو. بالکل. تو یہاں اس کی تو میں یہاں تک تو مذمت کرتا ہوں. اب یہ ٹھیک ہے, اس کی کیوں ہوا, مذمت کیسے تو ہوا, مسلسل کی جا رہی ہے, اور پھر نہایت افسوسناک یہ واقعہ. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اس افسوسناک واقعے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہم لے رہے ہیں, اس بریک کے بعد آتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سے حملہ کیا گیا, بہت ہی افسوسناک یہ عمل تھا, اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسی پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے تھے, اور ہر جانب اس کی مذمت کی جانی بھی چاہیے, لیکن یہ ہوا کیسے, کیوں یہ رویہ پروان چڑھ رہا ہے وکلا کا, کیوں قابو سے باہر ہو رہے ہیں وکیل؟ اس کی اگر آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو سائڈ پہ کر کے اگر اس کا آپ ریئل اگر آپ سورس پہ جائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, تو یہ معاملہ تحریک سے, جب ہم نے تحریک چلائی اس کا بڑا اچھا مقصد تھا, لیکن جب تحریک ختم ہو گئی تو ہمیں چلا جانا چاہیے تھا واپس عدالتوں میں جی, لیکن اس وقت کے کچھ ہمارے جج صاحبان کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس تحریک کو جاری رکھا, اور یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے درمیان بہت مینورٹی ہے, زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن کئی بار وہ مائنورٹی جو بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہی ٹیک اوور کر لیتے ہیں ایک ادارے کو. تو بہت تھوڑے لوگ ان کو اس کی عادت پڑ گئی کہ اپنے زور سے اور اپنے لوگوں کے ہجوم سے اپنی بات منوانی ہے. پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ سول کورٹس میں لڑائیاں شروع ہوئیں, جج صاحبان کی بھی اور وکلا کی بھی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں گروہ بھی بننا شروع ہو گئے ججز کے, اور گروہ بننا شروع ہو گئے وکلا کے, اور نظام خراب ہونا شروع ہو گیا. ڈر ہمیں یہ تھا, اور اس پہ ہم نے سیمینارز بھی کیے کہ یہ معاملہ کانفلکٹ جو ہے آہستہ آہستہ ہائی کورٹ تک نہ پہنچ جائے, اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ گیا. ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی ایسی ہوتا رہا ہے کہ ایک جج صاحب اور ایک وکیل صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی, ایشوز ان کے درمیان پیدا ہوئے, تو ہمیشہ پاکستان بار کونسلز اور جو ہماری پنجاب بار کونسلز ہیں اور دوسری جو وکلا کی تنظیمیں ہیں اور ہمارے سینئر جو وکیل سمجھے جاتے ہیں جن کی رسپیکٹ ہے ہر طرف, وہ مداخلت کرتے تھے اور یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا تھا. بالکل پہلے بھی ہوئے, لیکن اس مرتبہ معاملہ زیادہ بگڑا ہے. جب بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف عدالتی فیصلے آتے ہیں, وکلا قانون کی پاسداری کے لیے بالکل کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اپنے خلاف فیصلہ برداشت نہ کرنا, اس پر تو پاکستان بار کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے ان تمام وکلا کے خلاف, لیکن الٹا لاہور بار نے اس کے حق کی کال دے دی ہے کل. دیکھیں یہی معاملہ ہے نا, یہاں مس انڈرسٹینڈنگ اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ضرورت ہے اس میں ایک سلوشن کی, ایک ہمیں کسی نہ کسی طرح اس کا حل ڈھونڈنا, کیونکہ یہ معاملہ اس حد تک آنا ہی نہیں چاہیے. اس میں فیلئر میرا خیال ہے کافی حد تک پاکستان بار کونسلز کا بھی ہے اور ہماری وکلا کی تنظیموں کا بھی ہے کہ اس حد تک معاملے کو پہنچنے نہ دیتے. اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ ایکچولی جو انسیڈنٹ ہوا اس میں کس کا قصور تھا, وہ اس کو اگر آپ سائڈ پہ کریں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا اسی وقت اس کو ادھر ہی دبا کے تو سالو کر لینا
चाहिए। वकील का क्या काम होता है? वकील ने जाके जज साहब को यही कहना होता है कि जी मेरे से गलती होगी, और जजेस भी हमारे में से होते हैं, और हम चूँकि एक बार और बेंच बिल्कुल इकट्ठे है, तो जजेस नॉर्मली उसको मान के अपॉलॉजी को तो मामले को उधर ख़त्म कर देते हैं, और ये होता रहा है पहले भी। इस केस में भी ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, और अब मामला इतना बिगड़ गया है कि इसके लिए हमें कोई दूसरी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। अब तौहीन अदालत वो कानून होता है कि जिसके तहत एक भी घर भेज दिया गया पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ की तकरीर अगर आप देखें तो उस पर भी इस कानून को हरकत में लाने पर मुसलसल बात की जा रही है, जोर दिया जा रहा है। ये कानून अदालतों को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ देता है। जब वज़ीर आज़म इस कानून से बालातर नहीं है, तो एक बार का सदर किस तरह से इस कानून से बालातर हो सकता है? उसको कैसे बचाने की कोशिश की जा सकती है? देखें जी, अगर मामला कंटेम्प्ट तक, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार बिल्कुल हाई कोर्ट के पास है, वो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको एक नोटिस दिया जाता है, और आप नोटिस पे अगर ना आएँ तो फिर उसके वारंट भी इशू हो सकते हैं, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में चलाने के बाद सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ तक तो जहाँ हाई कोर्ट पावर है तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है। मेरे मुताबिक जब वो नोटिस पहले दिन गया था तो शायद बेहतर होता कि जो प्रेसिडेंट मुल्तान हाई कोर्ट बार हैं वो पेश हो जाते, तो वहाँ ही मामला ख़त्म हो जाता। मुझे तो यकीन है कि अब भी पेश हो जाएंगे तो मामला उधर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि वो उनका कहना है, उनकी भी थोड़ी सी बात सुनने वाली है कि अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आनी चाहिए, लाहौर में क्यों चला रहे हैं, ये एक इशू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हो सकता है ये अगर हाई कोर्ट बेंच अपना वहाँ तश्कील दे दें मुल्तान में, तो वो उनकी ये डिमांड पूरी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वकला के रवैये पर इजहार ख्याल कर रहे थे कि किस तरह से वकला को कानून की पासदारी करने की ज़रूरत है। अब एक और अहम स्टोरी की हम बात करते हैं। कल अफगान पॉलिसी सामने आने वाली है। अब से कुछ देर पहले DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग दी, और उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान अमरीका पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है, और पाक फौज ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाइयां की हैं। पाक फौज के तर्जुमान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे इसका ऐलान होगा। ये पॉलिसी हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि इसके तहत अमरीका कोई भी इकदाम उठाए उसके असरात डायरेक्टली पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान पिछले कई अरसे से इस हवाले से अपना होमवर्क कर रहा है। कुछ ही दिन पहले सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का दौरा अफगानिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन यहाँ अहम बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी हो क्या सकती है, क्योंकि ये बात तय है कि अमरीका अफगानिस्तान में किसी भी तरह जंग जीत नहीं पा रहा। इसके अलावा अमरीकी फौज के लिए अफगानिस्तान एक महंगा और थका देने वाला महाज बन चुका है। यहाँ 16 साल से लड़ रही हैं, $100 अरब से जायद सालाना खर्च किए जा रहे हैं इस जंग पर, लेकिन सूरत हाल बदल नहीं पा रही। अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर अब भी तालिबान का कंट्रोल है, जिसका एतराफ कुछ ही दिन पहले अफगान तामीर नौ के लिए तैनात अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ने भी किया। और यही तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त अमरीका दो राय का शिकार है। ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान में मजीद फौज रखने के हक में नहीं है, लेकिन हाथ लौटने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी वजारत दिफा वियतनाम के बाद एक और शिकस्त का दाग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसीलिए उन्होंने सदर ट्रंप से मजीद 4000 फौजी मांगे हैं। ऐसी सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप अफगान पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। इस वक्त उनके सामने 3 ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजी जाए, मजीद पैसा खर्च हो और जंग को मजीद तूल दिया जाए, या फिर बाकी बचे 8400 फौजियों को भी वापस बुला लिया जाए और अफगान फोर्सेस की तरबियत का टास्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिया जाए, क्योंकि ब्लैक हवाले से पहले ही अपनी खिदमात की ऑफर कर चुका है। अगर ट्रंप इंतजामिया तमाम तर फौजी निकालने का फैसला करती है तो ब्लैक वाटर अपनी 5500 एहलकारों की प्राइवेट आर्मी अफगानिस्तान भेजेगा, जिसका मकसद अफगान फोर्सेस देना और उन्हें जदीद आलात से लेस करना होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के लिए अफगान पॉलिसी से मुताल्लिक अमरीकी अवाम का एतमाद जीतना भी एक अहम चैलेंज है, क्योंकि नई अफगान पॉलिसी पर अमल के लिए लाजमी है कि अमरीकी अवाम इसकी हिमायत करें, क्योंकि डेमोक्रेट्स पहले ही अफगानिस्तान मजीद फौज भेजने की मुखालफत कर चुके हैं। तो बहुत ही अहम है ये पॉलिसी और इसके
जब पॉलिसी सामने आ जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ डेंगू से बचाव के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो अभी तक काफ़ी नहीं है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त डेंगू वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। तेज़ी से फैल रहा है ये मरज़। अब तक 5 अफराद की जान, 800 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि मुतासिर हुए, जिनमें से 140 की हालत ऐसी है कि उन्हें अस्पतालों में एडमिट कराना पड़ा। काफ़ी संगीन सूरत हाल में सेहत खैबर पख्तूनख्वा अपने तौर पर इस मरज़ पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पेशावर के वो इलाके जो डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, वहाँ पर दिन में 5-5 मरतबा स्प्रे भी किया जाता है। घर घर मुहिम चलाने का भी फैसला हुआ है और आज इस सारे मामले पर यानी हंगामी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ये लगभग वैसी ही सूरत हाल है जिसका कुछ साल पहले तक पंजाब को सामना था। पंजाब में डेंगू इसी तरह से फैला था और सालों की कोशिशों के बाद वहाँ पर इस मरज़ पर काबू पाया गया। ऐसी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब से मदद मांगती, क्योंकि हम एक ही मुल्क हैं। कम से कम डॉक्टर्स से तो मावनत ली जा सकती है, क्योंकि पंजाब के अस्पतालों को इस मरज़ से निमटने का वसी तजुर्बा है। फिर ये कि वो श्रीलंकन डॉक्टर्स से भी तरबियत ले चुके हैं, तो हाल को बेहतर तौर पर हैंडल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अमलन इससे उलट ही हुआ है। पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर लोगों के इलाज के लिए तिब्बी टीमें खैबर पख्तूनख्वा भेजी, लेकिन केपी हुकूमत ने उनसे ताउन से के बजाय वजारत सेहत की इजाज़त के बगैर अस्पतालों को उन्हें किसी भी किस्म का रिकॉर्ड ना देने की हिदायत जारी कर दी गई। यानी साफ साफ एक अवामी इशू को, इंतहाई संजीदा इशू को सियासत की नज़र किया गया, वो भी ऐसी सूरत हाल में कि जब लोग इस मरज़ से दम तोड़ रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफदेह इक़दाम था ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जिसके मीडिया पर तनकीद के बाद बज़ाहिर पंजाब की टीमों की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन अभी भी खबरें ये थीं कि अंदरूने खाना पंजाब की टीमों को मरीज़ों का रिकॉर्ड दिया जा रहा है, ना ही वहाँ के डॉक्टर्स की खिदमत से अब तक फ़ायदा उठाया गया जिस तरह से उठाना चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक ये अर्ज़ अमल था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर सेहत शहराम तरकई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहराम तरकई साहब आपका। इस वक्त केपी में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। वबा के अचानक फैलने की वजह क्या है ये भी बताइएगा, और फिर हुकूमत इससे निमट कैसे रही है, इक़दाम क्या किए आप लोगों ने? देखिए जी, डेंगू का इशू पेशावर में आया है और उसको हम ट्रेस कर रहे हैं कि ये डेंगू किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा। ऑब्वियसली वो डिटेल्स टेक्निकल हैं, टेक्निकल टीम आपके साथ शेयर करेगी, लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम का इशू है तो जैसे ही हमें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे पेशावर में हमारे डेंगू का प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी डेंगू मलेरिया की टीम है वो एक्टिव रही है, लेडी हेल्थ वर्कर को ऑन किया और हमारे हॉस्पिटल्स अलर्ट हैं कि उस सारी चीज़ों को मिल के उसको इशू को टैकल किया। शहराम तरकई साहब, सेहत की खिदमत एक इबादत है, ऐसे में किसी सियासत की नज़र इसको कर देना, फिर आपने क्यों, किस कानून के तहत पंजाब के डॉक्टर्स को टीमों को रिकॉर्ड फराहम ना करने के अहकाम जारी किए थे, क्यों किया गया था ऐसा? देखिए जी, सेहत पे नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहले हमने कहा है और हम अपनी बात पे खड़े। पंजाब से जो टीम आई, हमारा गिला ये था और हमारा और जायज़ भी है जी कि जब आप आए, आप एक दिन पहले आप मुझे कॉल करते हैं। उनके मिनिस्टर से मेरी बात हुई, चीफ मिनिस्टर, हमारी चीफ मिनिस्टर से बात हुई, हमने उनका शुक्रिया अदा किया और हमने कहा कि जी हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड लगी हुई हैं, हम चीज़ों को असेस कर रहे हैं और जैसी हमें लगता है कि कहाँ पे हमें एक्सपर्टीज़ लैक करती हैं जो गवर्नमेंट के पास है, तो हम आपको स्ट्रेट अवे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन चीज़ों में आप हमें हेल्प कर दें। वो एग्री कर गए कि बिल्कुल ठीक है। अगले दिन हमें पता चलता है कि उनकी ताकाल पहुंच गई है, वहाँ पे ग्राउंड पे काम भी शुरू कर दिया है। तो कहीं पे नहीं होता कि आप एक सूबे से जब दूसरे सूबे में ऑफिशियल के पास हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठती है, जिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू होता है उसके साथ वो बैठ के, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ खैबर पख्तूनख्वा की हमें पता है, पंजाब की पंजाब को पता है। अगर हम पंजाब को आते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको देंगे। लेकिन इन्होंने जब ये आए हैं ग्राउंड पे टीमें डाल दी हैं,
اور پھر چند لوگ یعنی کہ یہ معاملہ جو محکمہ جاتی کارروائی تھی اور جو ڈاکیومنٹیشن تھی اس کی نظر ہو گیا. بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب, وزیر صحت خیبر پختونخوا. ڈینگی کا جو معاملہ تھا اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس سے متعلق وضاحت پیش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ محکمہ جاتی کارروائی آنی تھی وہ نہیں ہو سکی. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. کل کچھ اور ایشوز کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات. دیکھتے رہیے نیوز آور ناجیہ. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟